गुड इवनिंग क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है और सभी एग्जाम में जितने भी हमारे पास एग्जाम्स आते हैं उसमें सभी में जरूर पूछा जाता है। अभी RRB में भी इसका टॉपिक है, लेकिन उसमें जो है जो भी आएगा मैं इसमें आज रेजिस्टेंस का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको क्लियर कर दूंगा कि जो भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में सबसे पहले मैं आपको व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस is a property of metal which opposes the flow of charge. Opposes flow of charge. रेजिस्टेंस जो है किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो किसी भी पदार्थ में आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है। अपोजिट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस होता है क्या? रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं और ये प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। Then R is proportional to L by A, where L is the length of the material, A is the cross section area. Then R equal to rho L by A. Here rho is a constant called resistivity of the material. Resistivity of material. इसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हिंदी में बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो किसी भी जो भी हमारा मटेरियल है या मेटल है, कंडक्टर है, उसकी लेंथ, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पदार्थ उस मेटल पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टिविटी है रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल और सब्सटेंस। जो भी हम लोगों ने जो भी मटेरियल लिया हुआ है ये रो हमारा उसी पे डिपेंड करता है। रो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। तो इससे हम लोग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, हम लोगों को ये लगता है कि हमारा लेंथ चेंज हो रहा है। पहला सबसे पहले क्वेश्चन बनता है जब लोगों को जनरली आता है कि जो हमारा रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारा मटेरियल। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस पे बनता है हमारा वो बनता है कि अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ को हम लोग डबल और ट्रिपल कुछ भी करते हैं, लेंथ अगर इसकी चेंज कर रहा है तो हमारे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, देन R1 by R2 इक्वल टू L1 by L2। अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा हमारा, हम जो भी कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसके क्रॉस सेक्शन पे भी आ सकता है। जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा ए, ये होता है हमारा ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमारा सिलिंड्रिकल है जो भी हमारा कंडक्टर है तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 by A और प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर, 1 by R स्क्वायर।
देन R1 by R2 इक्वल्स R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। यानी कि हमारा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, जो भी हमारा क्षेत्रफल है इसका क्रॉस सेक्शन का वो बढ़ेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हमारा लेंथ चेंज करते हैं या क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं। दूसरे टाइप का इसी पे सेम क्वेश्चन जो बनता है, हमारा क्वेश्चन बनता है इफ वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये जो भी हमारा कंडक्टर है, मटेरियल है, इसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया गया है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस किस तरीके से लेंथ और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ वेरी करेगा वो हमें देखना है। तो अगर हम रेजिस्टेंस, अगर हमने इसकी लेंथ को हमने जो सॉरी वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया है, R प्रोपोर्शनल टू होता है L बाई A। अगर हम इसमें L बाई L से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, नीचे हमारा हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू V वॉल्यूम। इस कंडीशन में ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा। R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम हम लोग इसी चीज को अगर रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन पे यूज करें, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A एंड इनटू A बाई A अगर कर लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा वॉल्यूम बन गया L इंटू A, लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। इस कंडीशन में R प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 बाई A स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R टू द पावर 4। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, R2 टू द पावर 4 अपॉन R1 टू द पावर 4। ये होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग कब अप्लाई करेंगे, इन दोनों चीजों में अंतर क्या है। अगर हम लोग को सीधा पूछा कहा जाता है कि अगर हमारी लेंथ डबल कर दी गई, ट्रिपल कर दी गई या 4 टाइम्स कर दी गई, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम सीधे ये फार्मूला लगा देंगे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सिंपल। और अगर हमें कहा गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम हमने रखा हुआ है अपने मटेरियल का, उस कंडीशन में अगर लेंथ या रेजिस्टेंस उसका क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर एंड R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A स्क्वायर और 1 बाई R टू द पावर 4। ये तो हमारे हो गए जो अगर हमारा रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। इसके बाद में हालांकि आरआरबी जेईई का एग्जाम है, उसके लिए हमें एक चीज देख लें, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, हालांकि बाकी एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन आरआरबी जेईई में पूछी जा सकती है रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले तो डायमेंशन निकालने के पहले इसकी यूनिट बेस पता हो, ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्टेज की। वोल्टेज की यूनिट लिखने के लिए पहले हम वोल्टेज को चेंज करेंगे। वोल्टेज होता है हमारा जूल पर कूलॉम, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जूल को हमें रखना है। जूल क्या होता है, क्योंकि ये सभी जितनी भी यूनिट्स होगी हम इन्हें बेस यूनिट्स में लेके जाएंगे। जब बेस यूनिट्स में पहुंचा देंगे तो आराम से उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। जूल का होता है न्यूटन मीटर, और एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है।
कूलम का क्या होता है? कूलम होता है एम्पियर सेकेंड। तो ये एम्पियर सेकेंड अब नीचे आ जाएगा, ये है न्यूटन, सॉरी न्यूटन को भी हम चेंज कर लेते हैं अभी यहां पे ही। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादा छोटा हो गया, बड़ा करो। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू अभी मीटर भी यहां पे ये वाला मीटर, अपॉन में क्या आएगा? एम्पियर स्क्वायर, ये इंटू सेकेंड, ये वाला। अब कितना हो गया हमारा? क्या क्या हो गया? किलोग्राम हो गया है, ऊपर हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया है एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड टू द पावर 3, 1 and 2, 3। किलोग्राम को हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं m, मीटर को लिखते हैं l, l का स्क्वायर हो गया, एम्पियर को लिखते हैं a, क्योंकि एम्पियर जो है करंट की बेस यूनिट है, और सेकंड का होता है t, इसका भी स्क्वायर है, ये क्यूब, यानी कि हमारा आएगा m l स्क्वायर a माइनस 2 एंड t माइनस 3, ऐसे लिखते हैं ना डायमेंशन को। ये हमारी रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई। अगर आपको याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ हमारे मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी लेंथ उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस, एक और फैक्टर होता है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे चलेगा? अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस R0 है, लेट, ठीक है, और एंड T डिग्री सी पे RT हो गया है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस में चेंज आता है RT माइनस R0, इट इज प्रोपोर्शनल टू R0, इट मींस इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और टेम्परेचर के RT माइनस R0 आल्सो प्रोपोर्शनल टू T, और T माइनस 0 बोल सकते हैं डेल्टा T। तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहता है RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा T R0, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा को ही बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां से हम लोग RT की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। RT इक्वल टू हमारा आंसर आता है R0 1 प्लस अल्फा T, या अल्फा 0 बोल सकते हैं। सीधे सीधे हमारा क्वेश्चन बनेगा 0 डिग्री सी पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे, और उस पे हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सी पे दे देंगे। T इक्वल टू 10 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री पे हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा। सीधे फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा 0 से T पे। अगर हमें आगे निकालना है, अगर हमारे पास R1 2 रेजिस्टेंस है, 1 मिनट, अगर हमारा R0 तो हमारा हो गया, ठीक है। अगर T1 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस R1 है एंड T2 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस R2 है, तो हम लोग यहां पे रख सकते हैं, अगर R2 इक्वल टू हो जाएगा R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 0 T2 एंड R1 इक्वल टू R0
1 प्लस अल्फा 0 T1। ठीक है, अगर हमें T1 डिग्री सी पर रेजिस्टेंस पता है, T2 डिग्री सी में हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, सीधे हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा R2 by R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 T2 by 1 प्लस अल्फा 0 T1। ये सीधे हम लोग रेजिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गई। अब इसमें होता है क्या, अल्फा की वैल्यू कभी कभी हम लोग कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है कोई मटेरियल या फिर निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीमेंट पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होता है, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस उनका डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, वो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर कोई मेटल है तो क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, अगर कोई सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है तो वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। एक और चीज है, अगर हमें 0 डिग्री सी पे 0 डिग्री सी पे अल्फा 0 हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, T डिग्री सी पे हमें अल्फा टी की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा टी का सीधा फार्मूला होता है, वहीं से निकालेंगे जैसे हम लोग डिराइव कर रहे थे, अल्फा 0 अपान 1 प्लस अल्फा 0 टी। ठीक है, ये सीधे सीधा फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। जो भी आपको चाहिए हो आप नोट भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बिल्कुल लर्न कर लेनी है, आपके दिमाग में परमानेंट होनी चाहिए एग्जाम से पहले। और अगर हमारा T1 डिग्री सी पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस और T2 डिग्री पे निकालना है तो उसके लिए वही फार्मूला था, R2 by R1 इक्वल्स, सॉरी वो तो बता दिया है, इस अल्फा टी को बताते हैं, अल्फा टी RT2 जो होता है RT1 1 प्लस अल्फा T1 डेल्टा टी, इट मींस T2 माइनस T1। ये हमारा बेस फार्मूला होगा। अगर हम इसमें अगर हम T1 इक्वल टू 0 डिग्री सी रख देंगे तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, R0 अल्फा 0 एंड T2, वही फार्मूला आ जाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो इस फार्मूले से अगर हमें T1 डिग्री सी पे दिया हुआ है रेजिस्टेंस, T2 डिग्री सी पे निकालना है और हमें अल्फा की वैल्यू एट T1 पे दी है, एट T1 डिग्री सी पे, तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर अल्फा 0 की वैल्यू दी है तो हम सीधे अल्फा टी यहां से भी निकाल सकते हैं, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें निकालना नहीं अल्फा टी, R2 by R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 0 T2 by 1 प्लस अल्फा 0 T1, ये फार्मूला यूज करके भी हम R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें हमें अल्फा T1 की वैल्यू पता है, इसमें हमें अल्फा 0 की वैल्यू पता है। ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 0 डिग्री सी एंड एट T1 डिग्री सी। ये तो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गया कंप्लीटली। देख लेते हैं कोई न्यूमेरिकल किस पे देख लेते हैं तो मिलता है तो।
हमें 40 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3.146 एंड 100 डिग्री सी पे रेजिस्टेंस दिया गया है 3.767 ओम। हमें पूछा गया है अल्फा नॉट। क्या करेंगे, हमें दोनों टेम्परेचर पता है, दोनों रेजिस्टेंस पता है, सीधे लगा देंगे R2/R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट T2 बाई 1 प्लस अल्फा नॉट T1। अल्फा नॉट निकाल लेंगे सीधे, बस हमें फार्मूला पता है, सीधे निकल आएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन और आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है, इट मींस हमें अगर ये सीरीज में रेजिस्टेंस आर इन सीरीज एंड आर इन पैरेलल, आगे क्या करेंगे, सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से हमारे ऐड किए गए हैं, तो इसमें क्या होगा, दो रेजिस्टेंस का एक सिरा जोड़ देंगे और बाकी दोनों सिरों के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। या फिर 3 है तो किन्हीं दो रेजिस्टेंस का एक सिरा जोड़ देंगे, तीसरे का लास्ट जोड़ देंगे और पहले और आखिरी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारा सीधे सीरीज हो जाएगा। अगर ये R1 है, R2 है, ये R3 है, तो सीरीज में हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू R इक्विवेलेंट जो निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सीधे निकाल देना है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में जो भी रेजिस्टेंसेस होंगे सभी के दोनों एंड कॉमन हो जाएंगे। सीरीज में सिर्फ वन एंड कॉमन होता है, इसमें दोनों एंड कॉमन हो जाएंगे। जितने चाहे रेजिस्टेंस लगा है, ये 3 रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 तीनों का पहला सिरा, फर्स्ट एंड एंड सेकंड एंड दोनों ही कॉमन कर दिए ए और बी पे। तो ये तीनों ही रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोग अभी जो भी सर्किट रहेगा या कहीं में R इक्विवेलेंट निकालना है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। R इक्विवेलेंट के साथ में एक और चीज आपको बता देते हैं, फिर थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये थर्ड पॉइंट आप समझ लीजिए इसका। इन दोनों का हमने रेजिस्टेंसेस में इसका यूज हम लोग करेंगे सर्किट में रेजिस्टेंस निकालने के लिए। होगा क्या, अगर हमारा कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, अगर हमारा ये रेजिस्टेंस जो है R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, और इसी का ही सेम पॉइंट पे ए बी सी, जो भी R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट होगा ए बी सी के बीच में, हम उसकी जगह पे स्टार, जिसमें एक पॉइंट हम कॉमन कर देते हैं, इस तरीके से इस पूरे होल कनेक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी, अगर ये हमारा RC इसको मान लीजिए RA एंड RB मान लीजिए, तो जो ये हमारा काम कर रहा है वही सेम वर्क ये भी करेगा सर्किट में। ABC पॉइंट्स के बीच में हम इसकी जगह पे इसको लगा सकते हैं। बस इसका फायदा ये होगा कि अगर कहीं पे हमें
इस डेल्टा लगा हुआ है वहां से हम सर्किट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसे स्टार से रिप्लेस कर देंगे और सर्किट हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट्स एबीसी हैं जैसे वैसे रहेंगे, उसके बीच में बस हमें 3 रेजिस्टेंस पहले हम लगा देंगे, हमने ये लिया था, इन पे कुछ वैल्यू दे रखी होगी, हम ये सर्किट बना लेंगे। हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है, हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। पहले हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर सी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे आरसी जब हम लोग निकालेंगे तो आरसी में क्या करेंगे, जो हमारे ये रेजिस्टेंसेस हैं इसमें ऊपर तो हमारा R1 इंटू R2 हो जाएगा, नीचे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इसमें हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग R1 निकालते हैं डेल्टा में, उसके इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन में R1 इक्वल टू हो जाएगा जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सीधे RA, यहाँ RA RB RC इस साइड में RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन RC के R1 निकाल रहे हैं, R1 ये है, R1 के अप्रॉक्स में ये आ रहा है अपोजिट में RA, तो ये RA हो जाएगा। अब ये करेंगे कैसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग को पता होता है, हम लोग बहुत जल्दी इसको भूल जाते हैं, ये चीजें हमारे दिमाग में रुकती नहीं है। स्टार डेल्टा कन्वर्जन पता होता है सबको भी होता है, बहुत काम आता है, लेकिन दिमाग में रुकता नहीं है परमानेंटली। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक तो ये कि जब भी हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसमें आप देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या ऊपर 2 टर्म है मल्टीप्लाई में, इसमें भी 2 के ही मल्टीप्लाई के टर्म लिखे हुए हैं, नीचे इसमें भी सिंगल टर्म में ऐड है, इसमें भी एक नीचे सिंगल टर्म है, क्योंकि ये तो हमारा रेजिस्टेंस है ना, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ओम। यहाँ पे क्या है, ओम इनटू ओम, यानी कि ओम इसका है, यहाँ पे नीचे ओम आएगा, ओम रह जाएगा, सही है। यहाँ पे भी क्या है, ओम इनटू ओम हो रहा है, यानी कि ओम इसका है, यहाँ नीचे भी ओम है, यानी कि ओम बचेगा। तो इसका मतलब पहला तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है कि जो ऊपर जो भी हम लोग रेजिस्टेंस लिखेंगे हमेशा 2 के पेयर में लिखेंगे, 2 रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर रहेगा और नीचे सिंगल रेजिस्टेंस रहेगा। पहली चीज तो ये हो गई स्टार डेल्टा कन्वर्जन में। दूसरी चीज क्या है कि हमें ये याद रखना होगा, कैसे रखेंगे कि नीचे रेजिस्टेंसेस के सम हो रहा है, R1 प्लस R2 R3 हो रहा है, या फिर RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA रखना है। इसके लिए एक तरीका है, क्योंकि हम लोग ये देखिए हमारा डेल्टा बना हुआ है, ठीक है, ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं, सीरीज में है, जाहिर सी बात है। पहला पॉइंट इसका है, दूसरा पॉइंट जो भी R3 का एक पॉइंट B से है और B का दूसरा पॉइंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट हमने ऐड कर रखा है, तो ये दोनों सीरीज में होगा, ये भी सीरीज में, तीनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो जहां भी हमें डेल्टा आएगा, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है, तो उसमें R1 R2 RB तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें स्टार कन्वर्ट करना है। और जब दूसरा हमारा टर्म लेंगे तो उसमें हम ऑपोजिट कर देंगे, जो भी RA RB का टर्म ऊपर आएगा उसमें सम कर देंगे, ठीक है। जब लोग डेल्टा को स्टार करेंगे तो हम लोग नीचे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। बाकी हम लोग को पहले से ही पता है कि ऊपर 2 टर्म रखने हैं मल्टीप्लाई में, नीचे सिंगल टर्म रखना है। बस याद इतना रखना था कि एक में 3 टर्म नीचे होते हैं, ये किस में होते हैं, और एक में एक टर्म ऊपर रहता है, जो डबल टर्म होते हैं 3 टर्म हो जाते हैं। तो वो 3 टर्म कैसे आएंगे, क्योंकि जहां जब भी डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो डेल्टा सीरीज में होता है, तो सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। तो जब हम स्टार बनाएंगे तो नीचे हमारा समेशन ऑफ R हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन हो गया है और सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस भी हो गया है। इस पे आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिस तरह, तो अभी हम लोगों ने जो देखा है उसमें व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, रेडियस एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये सब देखा आज हम लोगों ने कर लिया है। कल जो हम लोग करेंगे उसमें मोस्टली जो होगा एग्जांपल्स होंगे रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन और स्टार डेल्टा पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और उसके अलावा जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, बस जो भी आज आपने लेक्चर देखा है उसमें आपको जाके अच्छे से लेक्चर देखना है, और जो भी आपको लगे राइट डाउन करने के लिए, स्पेशली जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। लेंथ और एरिया में नॉर्मल भी है, और जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे दोनों पे ही देखना, राइट डाउन कर लीजिए, और स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये चीजें जो आप है आप राइट डाउन करके रख लीजिए कहीं पे, ताकि आपको आगे कहीं फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो आप उसको पलट के देख सकें। बार बार चीजों को जाकर के देखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से एक बार लिख लीजिए, हमेशा आपके काम आएंगी, और बाकी बच्चे टॉपिक कवर हो ही जाएंगे। और उसके बाद में जो भी आप एग्जाम देंगे, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी होगा, आपका रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन इन 2 लेक्चर्स से बाहर का नहीं होगा। 2 लेक्चर में जो जितना भी रेजिस्टेंस का मैटर बन सकता है, कि जितना भी चीजें आ सकती है रेजिस्टेंस में कवर हो सकती है, वो सारी की सारी मैं कवर कर दूंगा कल। और बाकी आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए, सारा बस जो भी बताया गया उसे देख के प्रैक्टिस करिए आराम से इन क्वेश्चंस पे, जो भी रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया पे जो, और टेम्परेचर कोफिशिएंट पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पे आप प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो कुछ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा में प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मैं कल तो बताऊंगा, उसके बाद तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आराम से आप अपनी तैयारी जारी रखिए, काफी समय है, और आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको रेगुलर तैयारी करते रहना है, आप रेगुलर तैयारी करते रहिए हमारे साथ में, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट लेक्चर से रिलेटेड होता है तो आप इस मेल पे speedupforcareer@gmail.com, इस मेल पे आप मेल कर सकते हैं। आप मेल करेंगे, आपको जो भी डाउट होगा उसका क्लियरेंस दिया जाएगा। रेगुलर नहीं, जो भी आप डाउट करेंगे पूरे वीक में जो भी डाउट होंगे सारे के सारे संडे टू संडे लेक्चर्स में आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग तैयारी करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।